हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जीके से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जीके में फिज़िक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये है फिज़िक्स का पहला लॉ जिसे हम डिस्कस करेंगे आज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका सेकंड नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको सेकंड नाम देकर के भी पूछा जाता है, स्पेशली सीजीएल में अगर आप दे रहे होंगे तो, और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सी सेट में। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी कि ये आराम, जैसे ये धरती से लगी हुई है, यहाँ पर टच है, धरती पे ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये आराम की स्टेट में कब तक रहेगी, और या यूनिफॉर्म मोशन यानी अगर ये चल भी रही है तो एक ही स्पीड में कैसे चलती रहेगी। ठीक है, ये स्पीड है, जैसे ये सड़क हो गया और एक ही स्पीड में ये कैसे चलेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक वो एक अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में ही चलती रहेगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं दोनों चीज़ों का, कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है धरती के ऊपर या फिर किसी टेबल के ऊपर, जैसे हमारी कोई बुक है ना, और या फिर कोई नोटबुक ऐसे पड़ी है और ये यहाँ तक इसी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में है, और यहाँ पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप इसे उठाओगे नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का। जो गाड़ियाँ होती हैं, ये कुछ गाड़ी थोड़ी सी देख सकते हो कैसी बनी है मेरी। ठीक है, ये गाड़ी एक स्पीड से चल रही है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से कब तक चलती रहेगी, कब तक अपने स्पीड को बरकरार रखेगी, जब तक इसके सामने कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जैसे कि कोई दूसरी गाड़ी वाला आ जाए या फिर यहाँ पर कंकड़ पत्थर गड्ढे ज़्यादा ना आ जाए, तब तक ये यूनिफॉर्म स्पीड में चलती रहेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, दूसरी गाड़ी और ये कंकड़ पत्थर, यानी कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लगता है वो। दूसरी फोर्स क्या हो गई यहाँ पर, तो या तो दूसरी गाड़ी आ रही है तब वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन बात ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज नहीं होगा। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और इसको रिसर्चर का नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि रिसर्चर का नाम दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। इसका अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है, आजकल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इसमें जो जो भी मैंने कीवर्ड लिखे हैं सबके ऊपर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए। कार में इसका यूज़ होगा, और कहाँ जो मेन चीज़ है स्पेस में यूज़ होगा, और एग्जांपल भी यहाँ पर रख रखा है, दिया हुआ है, जैसे मूविंग कार हो गया, अभी एग्जांपल लिया था, बुक हो गया। ठीक है, तो कार में बैठते हुए अगर आप सीट बेल्ट लगाते हो, क्यों लगाते हो, ताकि पैसेंजर को, यानी कि आप अगर बैठे हो तो पैसेंजर को किसी प्रकार की अगर सडनली अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो वो आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है, आप देखते हो, तो उसे ज़्यादा हानि ना पहुँचे, इसलिए सीट बेल्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसी फोर्स की वजह से सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है कार सीट में। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ अप्लाई हुआ है, स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जैसे ये हमारी अर्थ कुछ स्फेरिकल जियोइड शेप में है, और जो अर्थ में हमारे जो भी सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के ऊपर उनको स्टेशनरी किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, ताकि धरती पे होने वाली सारी हलचलों को ये सैटेलाइट रिकॉर्ड कर सके और धरती के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पर भेज सके। ठीक है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, वो बुक तब तक वहाँ से नहीं हिलेगी, या फिर यूँ कह लो कि रेस्ट पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक आप उसे धक्का नहीं देते हो। ठीक है, मूविंग कोई कार है, यानी कार चल रही है अपनी स्पीड से, ओनली वैन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते। तो यहाँ पर जो अनदर फोर्स का काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, वो कौन है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, यहाँ पर ब्रेक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप पुश करते हो तो वो है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी आपको पहचाननी है। ओके, और यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए अदर चीज़ें भी यूज़ करी जाती हैं स्पेस में। ये है, मैंने ये चीज़ डीप में आपको इसलिए समझा दी ताकि अगर इससे रिलेटेड कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसो ना। चलिए दूसरी लॉ में बढ़ते हैं। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। फर्स्ट वाला ही है बट उसी का बी पार्ट मान लो, कि न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसमें ये फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, F इज इक्वल टू एम ए। एफ यहाँ पर है फोर्स, एम है मास, और ए क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये फोर्स जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, यानी कि यही जिस हमें ये फॉर्मूला दिया गया है न्यूटन जी के द्वारा, कि जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स का पता चल जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो कि मोशन में है। ठीक है,
मोशन में क्यों बोला, क्योंकि एक्सीलरेशन किसका निकालते हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ पता हो तो ये क्या होता है, ये एक्सीलरेशन रेट होती है। रेट किस चीज़ की रेट होती है, तो ये वेलोसिटी की रेट होती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसकी निकाली जाती है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है वो है वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सीलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर जैसे मैं यहाँ से, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं इस रूट के थ्रू, और भी कई रूट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ये कोई शेप बनाई, ठीक है, ABC, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ B पे, और मुझे C पे जाना है, तो C पे जाने के लिए एक तो ये रास्ता हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रास्ता तो यही होगा, सबसे छोटा, बट ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। के भी जो रिसर्चर है वो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, डिज़ाइनिंग रॉकेट व्हीकल्स, रॉकेट एंड व्हीकल्स को, यानी कि गाड़ियों के जो पहिए होते हैं और गाड़ियाँ होती हैं पूरी, उनको डिज़ाइन करने में और रॉकेट को डिज़ाइन करने में इस सेकंड लॉ अप्लाई होता है। कैलकुलेटिंग फोर्सेस इन मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, वहाँ पर सेकंड लॉ का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल दूसरे क्या है, पुशिंग अ हैवियर बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इस हैवी बॉक्स को धक्का देने के लिए, ताकि ये ट्रक में लोडिंग होती है ना, तो उस टाइम पर जो भी धक्का दिया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा या फिर लेबर्स के द्वारा, वो फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो वो फोर्स किसके बराबर होगी, तो इसके वेट के बराबर, मतलब ये जो सामान है, ऑब्जेक्ट है, इसके मास के बराबर, और इनकी जो भी एक्सीलरेशन होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ कार डिपेंड ऑन इंजन्स फोर्स। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कार है उसका एक्सीलरेशन, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला बताया F इज इक्वल टू मास एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। सो फोर्स कितना लग रहा है, वो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन के साथ ही हम मास को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आजकल देख रहे हो आप कि हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो केजी मास का तो पता चल जाता है, बट एक्सीलरेशन अगर पता चल जाए तो हमें फोर्स कितनी लग रही है वो पता चल जाएगी। सो फोर्स कहाँ से पता चलेगी, तो इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, इंजन कितना माइलेज दे रहा है, वहाँ से एक्सीलरेशन का पता चलेगा कार के अंदर, ठीक है। न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, फर्स्ट का C। सो इसका दूसरा नाम है एक्शन एंड रिएक्शन। आप दूसरा नाम जरूर याद कीजिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो। स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने ये सुना होगा इंग्लिश वर्ड में, जैसे ओपन का क्लोज, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि हर एक एक्शन का, अगर कोई आप एक्शन लेते हो तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। ये बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। एप्लीकेशन कहाँ होगा, रॉकेट प्रोपल्सन में, वर्किंग ऑफ जेट इंजन्स में। सो रॉकेट तो हमने सेकंड लॉ में भी अप्लाई किया था, सेकेंड लॉ में भी पढ़ा था रॉकेट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ प्रोपल्सन आपको याद रखना है और जेट इंजन्स याद रखना है, ओके। एग्जाम्पल जंपिंग ऑफ अ बोट, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल स्टेटमेंट दे करके पूछ लिए जाते हैं, तो इस स्टेटमेंट को तो याद ही रख लो, ठीक है। कि अगर आप बोट में बैठे हो, बोट की सवारी करने जा रहे हो, ठीक है, ये है आपका बोट और इसमें आप ये बैठे हो, ठीक है, लेकिन ये लैंड आ गई, ये वाटर है, रिवर है, और ये लैंड आ गई, और आप यहाँ से बहुत ही पास पे आ चुके हो, यहाँ पर लेट से यहाँ पर आ चुका है आपका बोट, तो आप यहाँ से यहाँ पर जंप करने की कोशिश करोगे, तो ये जो बोट है वो पानी में पीछे की तरफ चली जाती है। तो ऐसा किस फोर्स की वजह से होता है, तो न्यूटन के थर्ड फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि आपका मास क्या है, अब यहाँ पर आ गया बॉडी का पूरा मास, ठीक है। तो ये जो ये बोट है वो अपने आप ही पीछे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये तैर किस पर रही है, वाटर पे तैर रही है, ओके। सो ये स्टेटमेंट देकर के बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। आप बलून है उसको अगर आप हवा में उड़ाते हो तो वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग हो गई और ये बलून हो गया, ये हवा में आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ता जाता है, ठीक है। सो व्हेन देयर एस्केप्स बैकवर्ड, जब हवा इसके पीछे की तरफ आती है और फोर्स लगाती है तो ये और ऊपर उड़ता जाता है। आप देखते हो कि हमारी जो काइट होती है, पतंग, सो पतंग भी तो यही करती है कि जब हवा उसको नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देती है तब जा करके ये ऊपर और हवा आसमान में चली जाती है पतंग हमारी, कुछ टाइम बाद दिखती भी नहीं है। अभी आप में से किसने काइट महोत्सव सेलिब्रेट किया था, बताइए। सो वो काइट महोत्सव है न्यूटन के कौन से लॉ पर, थर्ड लॉ पर, एक्शन रिएक्शन, ओके। तो आपको ये याद रखना है जब भी आप बलून या फिर काइट उड़ाओ तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी आपने ये वर्ड सुना होगा। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। सो इसमें क्या है कि एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, चाहे कोई ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई व्हीकल हो, चाहे आपका घर हो, ठीक है, होम, या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, जो जिसका भी वेट है, मास है, ठीक, अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। सो जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारा ये अर्थ है, हम अर्थ पे रहते हैं
और हमारी बिल्डिंग या फिर हम यहाँ पर रहते हैं, ओके। सो ये है सेंटर अर्थ का। तो हम धरती की तरफ, धरती के ऊपर इसी पर क्यों टिके हैं, हम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे हैं? आपके मन में ऐसा बचपन में सवाल आता होगा, हम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो एक है वायुमंडल का पूरा घेरा है, ठीक है, एक तो वो। दूसरा क्या है कि धरती फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो उस फोर्स की वजह से हम आसमान में नहीं उड़ते, हमें धरती और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया, अपनी तरफ खींचती है, ओके। सो इसका एप्लीकेशन और एग्जांपल ज़रूर याद रखिए। जैसे सैटेलाइट मोशन, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, आप मुझे इसका फॉर्मूला बताइए। देखते हैं कि आप में से कौन कौन है जो जानता है इसका फॉर्मूला, ओके। फिर मैं बताऊंगी, अगर किसी ने करेक्ट आंसर कर दिया तो मैं उसी के जो आंसर है उसको पिन कर दूंगी ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, ओके। सो एप्लीकेशन क्या है? सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट जो हमारे हैं, जैसे कि वेदर सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जीपीएस है। जीपीएस यानी कि जो लोकेशन बताने वाले सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे अभी मोशन में हैं। मोशन में तभी तो हमें पता चल पाता है कि अगर एक सैटेलाइट है इंडिया के ऊपर लगा रखी है, तो इंडिया के कोने कोने, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ के बारे में हमें पता चल पाती है। कैसे? उस सैटेलाइट के थ्रू ही। तो ये जो मोशन है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी पर काम करते हैं, ओके। प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, जैसे प्लेनेटरी ऑर्बिट्स मीन्स ये है हमारा सोलर सिस्टम का स्टार यानी कि सन, और बाकी आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे सर्कल में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अपने अपने अक्ष पर, ठीक है। तो इनका भी किस वजह से हो रहा है, कौन सी फोर्स की वजह से ये लोग घूम पा रहे हैं? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। ये आपको एप्लीकेशन याद रखनी है, और जहाँ भी आपको रिमेंबर हो पाए इसको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। रिकॉल करते रहना है, और अपने जो भी आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ शेयर करते रहना है। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग ऑलवेज इन जीके, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, ओके। एग्जाम्पल, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से एप्पल गिर रहा है, तो वो भी ग्रेविटी की वजह से ही, अभी बताया था ना, सेम वैसे ही। द मून रिवॉल्विंग, ये तो वही वाला है कि बाकी प्लैनेट की तरह अभी जितने भी ये नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी अर्थ प्लैनेट के चारों तरफ, तो ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पर ये जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर? कन्फाइंड फ्लड पर। यानी कि जैसे ये बाउल है, इस बाउल में भरा है वाटर, पानी, ठीक है। सो इस पानी पर अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए मैंने ये यहाँ से इसको गर्म होने को रखा है, पानी को, तो गर्म हो रहा है मतलब या इसके अंदर प्रेशर लग रहा है जो कि इसको हीट कर रही है, यानी कि गर्म कर रही है ठंडे पानी को, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑल डायरेक्शन में उसका प्रेशर अप्लाई होगा। कैसे होगा? तो देखिए, आपको मालूम है ज्योग्राफी का एक रूल है कि क्या है रूल? जितनी भी ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड एयर है, कोल्ड विंड है, वो नीचे की तरफ आ जाती है, और जो गर्म विंड है, हॉट, जो कि नीचे रहती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये है चक्र वो चलता रहता है, और हमारा जो वाटर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी प्रेशर लग रहा है, जो भी हमने ये फायर जला रखी है, वो सारे दिशाओं में इक्वली ट्रांसमिटेड होगी, सारी दिशाओं में। सो इसके रिसर्चर हैं ब्लेस पास्कल, नाम से ही इनके जो सरनेम है उसी नाम से इस लॉ का नाम रख दिया गया है, ब्लेस पास्कल। एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड ब्रेक्स में वहाँ पर इसका पास्कल नियम का यूज़ होता है। हाइड्रोलिक प्रेसेस में भी यूज़ होता है, प्रेस, ओके। और जो हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, कार ब्रेक्स वर्क बाय ट्रांसमिटिंग प्रेशर थ्रू ब्रेक फ्लड, ठीक है। आप देखते हो कि हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में, ठीक है। सो पेट्रोल या फिर डीजल है वो प्रेशर जनरेट करते हैं, तभी कार में ब्रेक लगती है, जो कार की ब्रेक होती है वर्क काम करती है, तो वहाँ पर पास्कल का लॉ अप्लाई होता है। हाइड्रोलिक क्रेन्स लिफ्ट हैवी लोड्स, आपने देखा होगा जेपी मशीन्स जो भी होती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसको उठाती हैं, ठीक है, उसको उठा करके दूसरी जगह पर रखती हैं, तो ये भी किसके ऊपर काम करती हैं? पास्कल लॉ पर। ओम लॉ, नेक्स्ट अपना लॉ है ओम लॉ। ये क्या कहता है? द करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आपको ये फील्ड याद रखनी है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स is directly proportional to the voltage across the 2 points and inversely proportional to resistance. So ये है डेफिनेशन, जो करंट है वो 2 पॉइंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि बराबर है, ठीक है। एंड जो वोल्टेज है दोनों पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी कि जो है इनडायरेक्ट है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, इनडायरेक्ट। इसके रिसर्चर हैं जॉन
जॉर्ज साइमन ओम, तो इनके भी सरनेम से इस लॉ का नाम रख दिया गया है। एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन, जो बिजली वाले सर्किट है उसको डिज़ाइन करने में ओम लॉ का यूज़ होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घर में बिजली आ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी लॉ पर किया गया है, रिमेंबर, ओके। और 12V बैटरी, वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है, ड्राइविंग अ 6A करंट, ए मीन्स एम्पियर करंट थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो 2 ओम रजिस्टर की हेल्प से 6 एम्पियर का करंट ड्राइव कर रही है वो 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। आप बैटरी लेके आते हो, ठीक है, या एक तरफ माइनस और एक तरफ पॉजिटिव का साइन होता है, ठीक है, और बाकी ये इनका ब्रांड होता है जो भी लिखा हुआ। सो यहाँ पर उसके बाद ये इसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट की है, 12 की है, 9 की है। जैसे कि बल्ब भी लेके आते हो उसके ऊपर भी लिखा रहता है, तो वो कितना करंट आपको पास करेगी, ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हो। सो ये बैटरी भी जो है ना वो ओम के लॉ पर वर्क करती है। डीमर स्विचेस कंट्रोलिंग लाइट ब्राइटनेस, यानी कि लाइट ब्राइटनेस आप देखते हो कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, मोबाइल में भी होती है, लैपटॉप में होती है, आपके पीसीज में होती है। तो इस लाइट ब्राइटनेस को डीम करने के लिए यानी कि लो करने के लिए भी ओम लॉ यूज़ होता है, ओके। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों एप्लीकेशन, और बाकी ये भी, क्योंकि आपके घरों में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस लॉ पर, फिजिक्स के किस लॉ पर हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर ऑल दीज एप्लीकेशंस, क्योंकि स्टेटमेंट दे करके, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे करके, जैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछ लिया इसके रिसर्चर के नाम बताओ, इसको दे दिया एज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके दे दिया, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो यहाँ से आपको पता चल रहा है बिजली, मैग्नेटिक यानी चुंबक, इंडक्शन। सो इसके लॉ के बारे में क्या है, अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इन दिस सर्किट। इसके रिसर्चर है माइकल फेराडे, इनका सरनेम फेराडेज और माइकल फेराडे इनका फुल नेम। सो इनके भी सरनेम से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम, इस लॉ का नाम रखा गया है। सो जब भी चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में सर्किट के थ्रू, ठीक है, सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, जब सर्किट में लगाया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस अप्लाई होता है, तब जाकर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जनरेटर्स यानी कि आपने देखा होगा गाँव में जनरेटर का यूज़ किया जाता है पानी निकालने के लिए, ठीक है, जनरेटर का यूज़ होता है, और बिजली चलाने के लिए भी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर फेराडेज लॉ अप्लाई होगा। एंड ट्रांसफार्मर का आप मुझे बताइए, ट्रांसफार्मर का यूज़ आपने कहाँ होते हुए देखा है। कंडक्टिव चार्जिंग ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस को चार्ज करते हो आप अपने घर में भी, या फिर आपने देखा होगा आजकल जो EV जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, सो वहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरीके से चार्जिंग प्लेस भी लोकेट किए जाएंगे, तभी तो EVs को चार्ज किया जाएगा और वो विदाउट फ्यूल चल पाएंगे, ओके। सो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि EV पर सरकार बहुत फोर्स कर रही है और बाकी कंपनीज भी आ चुकी हैं EV की व्हीकल लेके आ रही हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पावर प्लांट, बिजली जनरेट होती है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन तो ओम लॉ पे हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस लॉ पर हो रही है, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। मूविंग अ मैग्नेट थ्रू अ कॉयल प्रोड्यूसेस करंट, जब किसी मैग्नेट को यानी कि चुंबक को कॉइल से पास करवाते हो तो वहाँ पर करंट पैदा होती है, ओके। सो ये स्टेटमेंट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रिमेंबर ऑल दीज स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, मतलब कोई भी ऊर्जा एनर्जी है वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। अगर कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको कंजर्व करके रखो, यानी कि सुरक्षित रखो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्यों, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, ना पैदा किया जा सकता है एनर्जी को और ना ही डिस्ट्रॉय ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, तो क्या किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, वन फॉर्म टू अनदर। सो इसके रिसर्चर हैं जूलियस रॉबर्ट मेयर, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, जो वैसे तो कई होंगे लेकिन जो मेनली जूलियस रॉबर्ट मेयर हैं उनका योगदान इसमें ज़्यादा है, इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाउंड करने में। सो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, सो रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में, यानी कि आप देख रहे होगे सोलर पैनल लगाया जा रहा है वहाँ पर, विंड टर्बाइन लगाई जा रही है वहाँ, और जो भी थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है वहाँ, ठीक है, पावर प्लांट, और जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल पर बेस्ड हैं, वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन
काम करता है। मैकेनिकल एंड थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि मैकेनिकल यानी मशीन की एनर्जी को थर्मल में, थर्मल की एनर्जी को मशीन में कन्वर्जन में भी वर्क करता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसे ही रोकने, वेस्टेज को रोकने की ही कोशिश की जाती है इसमें, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। मैकेनिकल टू थर्मल, थर्मल टू मैकेनिकल। अ पेंडुलम कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। पेंडुलम आपने देखा होगा, एक ऐसी बॉल होती है, यहाँ पर बॉल होता है और ये एक स्ट्रिंग टाइप में मान लीजिए, जो ऐसे इधर की तरफ और इधर की तरफ रोटेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ से फ्रीली इसको हैंग किया गया रहता है, लटकाया रहता है, और ये कभी यहाँ जाती है कभी यहाँ जाती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है। तो यह है पेंडुलम, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और काइनेटिक को पोटेंशियल में। यानी कि ऐसे याद कर लीजिए कि पी यानी कि पोटेंशियल को काइनेटिक में और काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम पेंडुलम करता है। और ये कौन सी एनर्जी, कौन से लॉ पर बेस्ड है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इस पर बेस्ड है। सोलर पैनल्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि सोलर पैनल्स कैसे सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। सो ये स्टेटमेंट को, एप्लीकेशन को जरूर याद रखिए विद रिसर्चर्स। ये है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी स्टेटमेंट देके पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉ। द प्रेशर ऑफ अ गैस, ये है गैस, यानी कि आपने स्टेट पढ़ा होगा कि जो मैटर होते हैं वो उसके कितने स्टेट होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, एक होती है गैसियस और एक होती है प्लाज्मा, और एक और होती है, मुझे बताइए, आइंस्टीन नाम से है, आप बताइए, इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके बीच में भी, आपके और मेरे बीच में भी कम्युनिकेशन इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू ही हो सकता है। ओके, सो प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक ही टेम्परेचर पर, ठीक है, चाहे रूम टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, उस पर वॉल्यूम कितना है उस गैस का, उसके इन्वर्सली, यानी कि डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शन में होता है प्रेशर। ठीक है, सो ये याद रखिए कि ये गैस से रिलेटेड है बॉयल्स लॉ, और इसके रिसर्चर हैं रॉबर्ट बॉयल, यहाँ पे भी सरनेम है बॉयल्स, उन्हीं के नाम से ये इस लॉ का नाम पड़ा है। सो इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। डिज़ाइनिंग सिरिंजेस एंड स्कूबास टैंक, यानी टैंक, स्कूबा, स्कूबा क्या है? क्यूबा एक देश है, कंट्री है। सो स्कूबा टैंक बनाने में और सिरिंज बनाने में इसका यूज़ होता है। मुझे बताइए, देखना मैं चाहती हूँ कि आप में से किस किस को पता है कि सिरिंज किसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा मैं उसको मार्क कर दूँगी और पिन कर दूँगी। ओके, अंडरस्टैंडिंग ब्रीथिंग मैकेनिज्म, समझना, ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं हम, मैकेनिज्म, ब्रीथिंग सांस लेने का मैकेनिज्म किस प्रकार से बना हुआ है, क्योंकि हम सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे कौन सी गैस सांस लेते हैं? CO2 लेते हैं। तो उसी मैकेनिज्म को समझना, तो ये याद रख सकते हो कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी बॉयल्स लॉ पर काम करता है। कंप्रेसिंग अ गैस, गैस को कंप्रेस करना मतलब दबाना, इन पिस्टल में इंक्रीज्ड इट्स प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, कहीं से आप गैस को दबा रहे हो, गैस को पिस्टल में दबा रहे हो, तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कहीं पे आपने नॉर्मल भी देखा होगा, अगर आप, जैसे कि अभी BPSC का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट प्रोटेस्ट दे रहे थे विद टीचर्स। ठीक है, तो इनको क्या किया जा रहा था? प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इनका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार इनको दबाया जा रहा है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, और जो अथॉरिटी है वो उनसे डायरेक्ट बात करने में थोड़ी हेजिटेट सी फील कर रही है, इस वजह से। नहीं तो अगर आप नॉर्मली आकर के बात सुनो, जो भी स्टूडेंट की क्वेरीज़ हैं उसको शॉर्ट आउट करो, जैसे अभी SSC कर रही है, आपने देखा कि SSC के ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए थे, वो हाई कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट के बाद CAT में केस गया था, और CAT वालों ने एफिडेविट मांगा है और हाई कोर्ट ने भी मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो CAT में भी कर दिया अप्लाई। ठीक है, टीचर्स ने मिलके। सो अब SSC का वर्क देख रहे हो आप, 18 और 20 को लास्ट मेंस का एग्ज़ाम हुआ और 21 को आंसर किया गई। देख रहे हो कितना स्मूथली वर्क हो रहा है, क्योंकि सारा अब ट्रांसपेरेंट हो रहा है, सिस्टम हो रहा है ट्रांसपेरेंट। तो ये वेरी वेरी गुड चीज़ है जो SSC कर रही है। बाकी कमीशन है, सबको ऐसे करने की ज़रूरत है, और बाकी SSC में जितनी भी कमियां हैं स्टूडेंट के लेवल पर, वो खुद ही ठीक कर दे तो स्टूडेंट को प्रोटेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, बाकी जो भी इशू रहते हैं वो स्टूडेंट टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। इन्फ्लेटिंग अ बलून रिड्यूस इंटरनल गैस प्रेशर, सो इन्फ्लेट करना बलून को रिड्यूस कर देता है इंटरनल गैस प्रेशर को। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। हुक्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स रिक्वायर्ड यानी कितने बल की ज़रूरत होगी टू एक्सटेंड यानी बढ़ाने के लिए, या कंप्रेस या दबाने के लिए, स्प्रिंग की। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस यानी कि दूरी के। इट इज़ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, जितनी दूरी, जितनी डिस्टेंस में इसको कंप्रेस किया जाएगा या फिर स्ट्रेच किया जाएगा यानी कि खींचा जाएगा। ओके, सो ये है फोर्स,
यह है हुक्स लॉ। तो यहाँ पर भी फोर्स के बारे में हुक्स लॉ बात करता है। रॉबर्ट हुक्स इसके रिसर्चर हैं। एप्लीकेशन कहाँ होता है? डिज़ाइनिंग स्प्रिंग्स एंड इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल और स्प्रिंग्स जो कि जिसका नेचर, इलास्टिक मटेरियल जो होता है उसका नेचर होता है वेरिएबल, मतलब चेंज हो जाने वाला उसका नेचर होता है ऐसे मटेरियल्स का। स्ट्रेस एनालिसिस इन मटेरियल्स, मटेरियल में कितना स्ट्रेस वहन करने की क्षमता है वो भी हुक्स लॉ पर ही डिपेंड करता है। हुक्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होते हैं। सो एग्जांपल, स्प्रिंग स्केल मेजरिंग वेट, जैसे स्प्रिंग स्केल होती है वो वेट को मेज़र करती है, हुक्स लॉ पर वर्क करता है। बंगी स्कॉट्स, स्ट्रेचिंग अंडर लोड, लोड अगर उसके ऊपर बंगी कॉर्ड पर अगर कोई लोड चढ़ाया जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब फैल जाता है। यह है हुक्स लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे है ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। इसको इफ़ आई एम प्रोनाउंशिएटिंग इट करेक्ट, आप मुझे बताइए इसको क्या प्रोनाउंशिएट करोगे। ह्यूगेन्स मैं तो बोल रही हूँ, या फिर ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि यहाँ पर वेव का मतलब क्या है? तरंगे, जो कि कहाँ उठती है? या तो सी में छोटी तरंगे उठेंगी, ओशन में ज़्यादा बड़ी तरंगे उठेंगी। सो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि अगर कोई एक तरंग आई है बहुत बड़ी सी, सो इसके बाद जो आएगी वो डेफिनेटली दूसरी तरंग भी आएगी, बट पहली वाली से छोटी आएगी, चाहे इसके हाफ तक जाए या फिर यहाँ तक जाए या फिर यहाँ तक जाए। सो ये है लो ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। सो एप्लीकेशन कहाँ होता है? डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी कि लहरों के तरंगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और इंटरफेयर करने के लिए ह्यूगेन्स प्रिंसिपल का अप्लाई होता है। आपने यहाँ देखा कि ये वेव से रिलेटेड है प्रिंसिपल। अंडरस्टैंडिंग लाइट बिहेवियर, लाइट में भी तरंगे होती हैं, ठीक है, और बाकी ओशन में भी तरंगे होती हैं। सो जहाँ पे भी तरंगे होती है वहाँ पर ह्यूगेन्स प्रिंसिपल वर्क करेगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न्स इन वाटर वेव्स, देखो हर एक चीज़ में पैटर्न होता है, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे ये कैंडल यहाँ बन गई, ये कैंडल यहाँ बन गई, फिर एक कैंडल यहाँ बन गई, तो इन तीनों को एक पैटर्न का नाम दे दिया जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी अगर एक वेव यहाँ पर ऐसे आ रही है तो हो सकता है एक वेव दूसरी वाली इतनी आए, हो सकता है फिर ऐसे ऐसे करके पानी में सिमिलर हो जाए, मिल जाए। हो सकती है एक वेव इतनी बड़ी आ रही है, फिर एक इतनी आए, फिर इतनी आए, फिर इतनी आए, फिर ऐसे ऐसे छोटी छोटी करके फिर ये पानी में जा करके मिले। तो इस तरीके से इसके पैटर्न के नाम भी दिए गए हैं। सो इन पैटर्न का फॉर्मेशन भी ह्यूगेन्स प्रिंसिपल ही पर ही बेस्ड होता है। लाइट बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टिकल्स, जैसे लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जैसे यहाँ पर ये है सन और यहाँ से लाइट आ रही है, रेज आ रही है और यहाँ से बेंड हो जा रही है, मतलब यहाँ पर कोई मिरर रखा हुआ है और यहाँ से लाइट ये टकराई और यहाँ से टकरा करके यहाँ से मुड़ गई, इधर चली गई लाइट, पहले यहाँ आ रही थी फिर यहाँ पर चली गई, मुड़ गई। सो इसका बेंड होना भी अराउंड ऑब्स्टिकल्स, तो ये भी ह्यूगेन्स प्रिंसिपल पर ही है। सो यहाँ पर आपने देखा था कि लाइट एंड वेव्स, यहाँ पर ह्यूगेन्स प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं बेसिक स्टेटमेंट के साथ। ये है हीसेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अनसर्टेनिटी यानी कि कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, मतलब नॉट फिक्स। अनसर्टेन का मतलब नॉट फिक्स। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डिटरमाइन कर पाए यानी पता लगा पाए द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की किसी भी ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कहाँ पर है वो, और उसका मोमेंटम कितना है, संवेग कितना है, उसको पता लगाना एक साथ इम्पॉसिबल है। इस लॉ का कहना है हीसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। वर्नर हीसेनबर्ग इसके रिसर्चर हैं और इसका यूज़ एप्लीकेशन देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू फील्ड, एक तरह से आप न्यू ब्रांच बोल सकते हो फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिज्म, वहाँ पर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसका यूज़ होगा इस प्रिंसिपल का। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव प्रोबेबिलिटिक लोकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यह है प्रोटॉन, यह है न्यूट्रॉन, किसी भी जो पार्टिकल है उसका ये सेंटर और ये है सेकंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आपको एग्जैक्ट इसका पोजीशन, जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और इसका मोमेंटम एक ही टाइम पर पता लगाना, एक ही टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कहे तो इस लॉ के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार इम्पॉसिबल है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये तो हो गया। ऑब्जर्विंग फोटोन्स चेंजेस देयर पाथ, यानी कि देखो ये प्रोटॉन है, यह है न्यूट्रॉन। सो यहाँ पर फोटोन किस में होता है? फोटोन होता है लाइट में, ठीक है। लाइट, आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होती हैं, जो भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी अपना जो पकड़ है वो बनानी है ताकि आप जो भी बड़े बड़े स्टेटमेंट हो उनको समझ सको। ऑब्जर्विंग फोटोन्स
चेंजेस देयर पाथ। ठीक है, तो फोटोन यानी कि लाइट की जो सबसे जो बेसिक यूनिट है, इकाई है, वो फोटोन है। इसके चेंजेस, अगर फोटोन में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसके पाथ में भी चेंजेस आएंगे। तो उस फोटोन के पाथ को ही ऑब्जर्व करना इस प्रिंसिपल पर डिपेंड, यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब हम फोटोन के जो चेंजेस है फोटोन में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो। ओके, सो ये है हिंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है थर्मोडाइनेमिक्स लॉ। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, चेंजिंग नेचर। हीट एंड डायनेमिक्स, चेंजिंग नेचर। कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसमें भी जैसे कि न्यूटन का था, इसमें भी 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ ये है और थर्ड लॉ ये है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज अ सिस्टम, इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। यहाँ पर फर्स्ट लॉ में एनर्जी को बताया गया है। रिसर्चर है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। सो इसके रिसर्चर याद रखिए थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने दिया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। एग्जांपल है हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर। हमारे घरों में बहुत आता है काम रेफ्रिजरेटर, गर्मियों में। ठीक है, सो आप इसको याद रखेंगे। और हीट यानी कि सर्दियों में हीट इंजन का यूज़ होता है। सो आप यहाँ से याद रखिए, रिलेट करके आप इन लॉस को याद कर सकते हो, प्रिंसिपल को याद कर सकते हो। सो सेकंड लॉ है हीट फ्लो, यानी कि जो हीट है, गर्म चीज़ें हैं वो फ्लो करती हैं फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। यानी मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये बाउल है और इस बाउल में रखा है पानी और इस पानी को गर्म करना है, मैंने यहाँ पे जला रखी है फ्लेम। सो फ्लेम आ रही है, तो जो हॉट होगी वो हॉट तो नीचे वाली एयर होगी। सो यहाँ पर हॉट है, तो ये ऊपर वाली क्या होगी? कोल्ड होगी, यानी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि हीट के यानी कि जो ये फायर है, आग है, उसके सबसे पास कौन है? जो सबसे पास होगा वही तो ज़्यादा गर्म होगा। सो ये सबसे पास है तो ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये दूर है, इसलिए ये कोल्ड नेचर में है। तो हॉट वाली ऊपर चली जाएगी और फिर कोल्ड वाली नीचे आ जाएगी। इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा। इंक्रीजिंग एंट्रोपी, हॉट टू कोल्ड, इंक्रीजिंग एंट्रोपी, उसकी जो हीटनेस है वो बढ़ती जाएगी, वाटर यानी पूरा गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। रिसर्च है इसके रुडोल्फ क्लॉसियस, सेकंड वाले के। ओके, अजीब नाम है, आरसी करके आप याद रख लेना एक दो बार, रुडोल्फ क्लॉसियस। एग्जाम्पल है स्टीम इंजन्स, एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर है, आप मुझे बताइए, आप लोगों के घर में एयर कंडीशनर है? स्टीम इंजन आपने पहले सुना होगा कि जो भी रेलवे के जितनी भी ट्रेन थी वो सारी स्टीम इंजन बेस्ड थी, उसी पर चला करती थी, स्टीम इंजन, भाप इंजन। और एयर कंडीशनर हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है, तो इस हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से ये लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी थर्ड है एब्सोल्यूट ज़ीरो कैन नॉट बी रीच्ड। एब्सोल्यूट ज़ीरो पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, वॉल्थर नेरेस्ट इसके रिसर्चर हैं। एग्जांपल क्या है? सुपर कूलिंग गैसेस। गैसेस ठंडी होती हैं, ठीक है, और ये सुपर कूलिंग है। सुपर कूलिंग, अगर आप ठंड आइस की बात करो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O। वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सो अगर कोई गैस है वो सुपर कूल हो रही है, सुपर कूल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, बट 0 पे नहीं पहुंच सकती। 0 एक पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, सो ये है थर्मोडाइनमिक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड भी इंपॉर्टेंट है बट लेस देन फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज ये हम एप्लीकेबल अप्लाई करते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, इस वजह से ये रिलेटेबल है ये दोनों लॉ। इसलिए इनके रिसर्चर के नाम याद रखिए, इनका एप्लीकेशन याद रखिए, और बाकी इसे भी याद रखिए। ठीक है, चलिए एक दो बार आप रिवाइज़ करोगे तो सारी चीज़ें आपको, सारे लॉ धीरे धीरे याद होने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है छोटी सी वीडियो फिज़िक्स के लॉज की। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपकी जीके के अंदर जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप जैसे ही इस वीडियो को देखोगे, लॉ को रिवाइज़ करोगे, अप्लाई करोगे, रिपीट करोगे इसके एप्लीकेशंस के स्टेटमेंट को, रिसर्च को, ठीक है, रिसर्चर के नेम को, जो कि ऑफनली स्टेटमेंट दे करके पूछे जाते हैं। तो जीके प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एसएससी सीजीएल मेंस। सो मेंस में इस बार जो क्वेश्चन आए थे, आपने देखे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चन कितने बच्चे जिनकी भी अच्छी तैयारी थी जीके में, उन्होंने भी 14 to 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आप समझ सकते हो 25 में से 14 to 15 क्वेश्चन, तो जीके बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये तो जीके एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और बाकी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी, और भी बाकी स्टैटिक जीके। सो
और बाकी हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो जीके बहुत ही वास्ट है, आप बस इसको रिवाइज़ कर करके ही इसके ऊपर जो है अपनी पकड़ बना सकते हो। देयर इज़ नॉट एनी शॉर्टकट फॉर गेटिंग सक्सेस इन दिस फील्ड। सो आपको मेहनत करनी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने व्यूज़ इस वीडियो से रिलेटेड शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कमेंट कीजिए, और जिसका भी करेक्ट होगा मैं उस जो आंसर है उसको पिन कर दूंगी, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।